टेक्निक से एंड किया था और आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल हम देख रहे थे कि 3 किस्म की स्विचिंग टेक्निक्स हमने देखी थी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज। उसमें मैंने कहा था कि जो सर्किट स्विचिंग है ना, इसका कुछ पोर्शन आपको फिजिकल लैब देखने को। आज हम वही स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा था। लेकिन उससे पहले एक बीच में टॉपिक आ गया था स्विचिंग मोड्स का, तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि स्विचिंग मोड्स क्या है। ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तब अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 3 किस्म के स्विचिंग मोड्स हैं जिसके थ्रू स्विचिंग हो सकती है। स्विचिंग क्या है कि हमने देखा था कि कोई भी इंटरमीडिएट नोड है वो एक जगह से डाटा लेके उसको कुछ अर्सा अपने पास रख के उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके और आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो इस टेक्निक को, इस सारे प्रोसेस को नेटवर्किंग के टर्म में स्विचिंग बोला जाता है। अब स्विचिंग कितने तरह से पॉसिबल है, यानी कोई एक नोड डाटा को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद वो क्या क्या काम करेगी और किस तरीके से करेगी, ये उसकी बात हो रही है कि मोड कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन यार ये क्या है, एक मिनट। अब ठीक, सर स्लाइड शो नहीं हो रही। नहीं शो हो रही जी? नहीं हो सर, रही है सर नहीं स्लाइड। हो रही। हो रही है शो। आप जरा हाँ एक दफा डिस्कनेक्ट करने करके चेक कर लें। मैंने अलाउ सबको ही किया हुआ है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लॉबी में, फौरन से इंट्रो हो जी जाएंगे। ठीक है। ओके, तो 3 तरीके हैं जी हमारे पास। एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा तकरीबन यही यूज होता है। फिर एक हमारे पास है कट थ्रू और एक है फ्रेगमेंट फ्री। इन 3 तरीकों से जो इंटरमीडिएटरी नोड्स है अपने पास डाटा को स्टोर और फॉरवर्ड करती है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा फर्क देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए पहली टेक्निक है हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब इसमें ये पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से पहले आ चुका है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या है, काफी कॉमन सी टेक्निक है। देखिए क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरी नोड्स स्टोर द रिसीव्ड फ्रेम। अब ये क्या हो रहा था कि ये सेंडर है, ये बीच में कोई स्विच या राउटर लगा ले और ये रिसीवर, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जाता, पहले ये राउटर के पास आएगा और राउटर इसको प्रोसेस करके आगे रिसीवर तक भेजेगा। अब मैंने तो सिर्फ एक राउटर बनाया ना, ये सीरीज ऑफ राउटर्स होती है। तो इस राउटर की बात हो रही है, क्या करेगा। देखो वो कह रहा है कि इंटरमीडिएटरी नोड यानी कि बीच में है ये, रिसीव द फ्रेम, इस सेंटर से आ रहा होगा उस फ्रेम को रिसीव करेगा एंड चेक फॉर एरर्स, और उसमें चेक करेगा कि एरर तो नहीं है। अब एरर कौन कौन से हैं, किस टाइप के होते हैं, अब वो हम आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि एरर क्या होते हैं। अभी के लिए ये सब जो मसला आ गया है मैसेज में, उसको चेक कर रहा है एरर तो नहीं है, और अगर तो एरर है तो उसको डिटेक्ट करके और सेंडर को इन्फॉर्म करेगा या खुद से ठीक करने की कोशिश करेगा, वो भी एक टेक्निक हम बात करेंगे। इन केस एरर नहीं है तो फिर वो ये लेट्स से मैसेज आ रहा था एम, तो वो फिर इस मैसेज एम को रिसीवर तक भेज। तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है कि अपने पास मैसेज को रिसीव किया, स्टोर किया, प्रोसेस किया, एरर वगैरह को चेक किया और फिर आगे सेंड कर दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेट फॉर इंटायर फ्रेम। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है ना, हम आगे देखेंगे कि मैसेज को ना हम फ्रेमिंग, मैसेज की फ्रेमिंग करते हैं। लेट्स से कि बड़ा मैसेज था उसको मैंने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब लेट्स से ये इसका नाम है 1 और ये है फ्रेगमेंट नंबर 2। अब ये राउटर जो है ना, लेट्स उसके पास पहले पहुंच गया 1 या 2 भी पहुंच सकता है, वो हम देखेंगे कि राउटर को कैसे पता चलता है कि इसके और फ्रेगमेंट हैं या लास्ट फ्रेगमेंट है या फ्रेगमेंटेशन हुई नहीं हुई। वो इंशाल्लाह ताला जब हम नेटवर्क लेयर पे जाएंगे हम इन चीजों को सब समझेंगे। अभी के लिए मानो कि 2 या 3 फ्रेगमेंट्स थे, तो राउटर क्या करेगा, तो एक मैसेज उसके पास या एक फ्रेगमेंट आया ना, उसको आगे बढ़ाना। वो कहेगा नहीं, जब तक कि मेरे पास पूरे का पूरा फ्रेम नहीं आ जाता, यानी कि टुकड़ों में आ रहा है लेकिन पूरे का पूरा है, उसके बाद मैं उसको इकट्ठा जो है आगे सेंड कर। तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक इस तरीके से काम करती है। सेकंड नंबर में हमारे पास कट थ्रू है। कट थ्रू क्या करता है कि जैसे इसके पास मैसेज आता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहली 6 बिट मैसेज की रीड करता है। उसको जो उसके पास फ्रेम आ रहा होगा सिर्फ 6 की 6 बिट रीड करेगा। उस 6 बिट से उसे क्या क्या, सॉरी 6 बाइट से, 6 बाइट से उसे क्या क्या पता चलेगा वो अभी हम आगे आगे इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं। तो अभी ये है कि उससे 6 बाइट से पता चल जाएगा कि ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो बस वो ना कोई एरर चेक करेगा ना कुछ और चेक करेगा ना उसको स्टोर करेगा, बस फर्स्ट 6 बाइट रीड की और मैसेज को डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चल गया और आगे भेज दे। मैंने बताया कि सिर्फ सिर्फ 6 बाइट्स को रीड करेगा उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो एरर ठीक नहीं करता। और तीसरा हमारे पास फ्रेगमेंट फ्री है, ये भी कट थ्रू से मिलता जुलता है। ये मैसेज के 64 बाइट को रीड करता है और ये फ्रेम का वेट नहीं करेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं ये क्या है। देखिए सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रही है वो एक फ्रेम नजर आ रहा है,
डाटा जो है वो किस तरह से जाता है। इसमें जो आप देख रहे हो एक्चुअल डाटा ये है जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, और ये जो बाकी चीजें सारी लगी हुई है इसके साथ, ये सारे हेडर्स और ट्रेलर वगैरह हैं जो हर लेयर अपने साथ अटैच करती है, वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिजिकल लेयर में अभी इसके साथ कोई भी हेडर अटैच नहीं हो रहा है, ऊपर से ही अटैच होकर आ रहा है। तो देखो जी, इसमें ये है कि पूरे का पूरा फ्रेम आने का वेट करेगा, जब तक ये पूरा फ्रेम नहीं आएगा ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे इसकी रेंज यहाँ से लेके जहां तक मैं रेड कर रहा हूँ पूरे फ्रेम तक जो है ये वेट कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, फिर फॉरवर्ड कर रहा है। ये हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड जो बहुत कॉमनली यूज होता है। अब जो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा है फ्रेम, जिसको मैं 2 लिखा है, ये है कट थ्रू का। इसमें देखें प्रीएम्बल होता है, एक कह लो कि पैडिंग होती है, ये हर उसके साथ अटैच होती है। इसके अलावा ये तो हो गई हो गया, इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर साइज लिखा हुआ है 6, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 बाइट्स रीड करेगा। और पहले 6 बाइट्स आपने पढ़ा था कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, आगे भी हम पढ़ लेंगे। तो उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता चल जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रेमिंग की हमने अरेंजमेंट ऐसे रखी होती है कि प्रीएम्बल के फौरन बाद पहले जो 6 बाइट है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बता रहे होते हैं। तो जैसे ही वो 6 बाइट्स को रीड करता है, उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता चल जाता है कि इस मैसेज को मैंने कहाँ पे भेजना है। तो बस वो बाकी आगे जितना भी है, बेशक वो 10 MB भी आगे, उसको रीड नहीं करेगा। उसको जैसे ही डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चला, वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ना कोई एरर चेक किया ना वो कुछ और चेक किया, और उनसे आगे फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे सर पास कौन है सी लेयर पढ़ा रहे हैं? ये हम फिजिकल लेयर का लास्ट टॉपिक पढ़, फिजिकल लेयर। सर ये पोस्ट और फॉरवर्ड अभी क्या बताया आपने? मैंने स्विचिंग मोड बताया। सर ये दोबारा करते हैं, मैंने भी अभी ज्वाइन किया है, दोबारा पढ़ा दें प्लीज सर। ये दोबारा ही पढ़ा, अभी शुरू किया है, एक लफ्ज पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। देखो तीन तीन तरह के स्विचिंग मोड्स हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू और फ्रेगमेंट फ्री। स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है, ये बात हो रही है इंटरमीडिएट नोड्स की, यानी कि कोई स्विच हो सकती है, कोई राउटर हो सकता है, कोई हब हो सकती है। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या है कि पूरे का पूरा मैसेज वो रिसीव करेगी जितना भी फ्रेम होगा और आगे फॉरवर्ड कर देगी। और दूसरा मैं भी कट थ्रू क्या करता है कि पूरे मैसेज का वेट नहीं करता, ना कोई एरर चेकिंग करता है। जैसे ही उसके पास कोई भी फ्रेम आएगा, उसके सिर्फ पहले 6 बाइट्स को रीड करेगा। तो मैं बता रहा था कि जैसे ही वो 6 बाइट्स को रीड करेगा ना, तो उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पर चल जाएगा, और वो सिंपल उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड करवा देगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ्रेगमेंट फ्री। ये बिल्कुल कट थ्रू की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो फर्स्ट 64 बाइट्स को रीड करता है। देखो फर्स्ट 64 बाइट में एक तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, एक सोर्स मैक एड्रेस है, एक कुछ और, मतलब ये हम देखेंगे क्या टाइप होती है, और कुछ और डाटा शुरू हो जाता है। तो जैसे डाटा शुरू होता है ना, तो वो स्टॉप कर देता है, डाटा को रीड नहीं करता और आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो याद रखना इसमें एरर चेकिंग सिर्फ और सिर्फ स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है। कट थ्रू और फ्रेगमेंट फ्री जो हमारे पास स्विचिंग मोड है, ये एरर चेकिंग नहीं करता, और ये जैसे ही मैसेज को रिसीव करते हैं, फौरन से 2-4 बाइट 10 बाइट्स को रीड करके फौरन आगे मैसेज को सेंड कर देते हैं। जहां पे आपको स्पीड चाहिए होती है, तो फिर वहां पे कट थ्रू या फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मोड को आप यूज करते हैं। तो स्विचिंग का हम पढ़ रहे थे, हमने देख लिया था, और सर्किट स्विचिंग हम शुरू करने लगे थे। तो आज हम सर्किट स्विचिंग देख लेते हैं कि कैसी है। तो सर्किट स्विचिंग देखें, सर्किट बता रहा है कि एक सर्किट क्रिएट होगा। क्या होता है देखें, लेट्स से ये सेंडर है ना, इसने रिसीवर को कोई मैसेज भेजना है, तो पहले ये एक लेट्स से इसमें बहुत तरीकों से रिसीवर तक पहुंचा जा सकता है। मैं काफी सारे राउटर बना, बीच में काफी राउटर्स। तो ये चेक करेगा कि यार मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे चेक करता है। लेकिन लेट्स से इसने डिस्कवर किया कि यार इस तरह से अगर मैं जाऊं ना, तो आर तक शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट तरीके से पहुंच सकता हूं। तो ये पहले जो है ना, इस तरीके से इस लिंक को, इस चैनल को, इस मीडियम को रिजर्व करेगा कि मैं अब कम्युनिकेट स्टार्ट करने लगा हूं, तो मेरे और इस रिसीवर के दरमियान कोई भी मजीद जब तक मैं कम्युनिकेट करूंगा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ये जो चैनल मैंने रिजर्व कर लिया है, इसको कोई और यूज नहीं करेगा। पहले हमेशा एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज आएगा सर्किट स्विचिंग में, तो दोनों तरफ से जब हो जाएगा कि हाँ जी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है उसके बाद सेंटर ने जितना भी डाटा सेंड करना है वो करता रहेगा, और इसके बाद वो जितना डाटा सेंड कर लेगा, उसके बाद उस कनेक्शन को जो हमने चैनल रिजर्व किया हुआ है टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप में होता है। तो सर्किट स्विचिंग बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट में जाकर टेबल रिजर्व करवानी, तो आप 6 बजे का आप कॉल कर देते हैं कि यार 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है मेरी टेबल रिजर्व कर दो। पाकिस्तान में तो ये अभी रिसेंटली इवाल्व हो रहा है ये ट्रेंड, वैसे बाहर की कंट्रीज में ये आम होता है कि आपने कोई जाना तो आप टेबल रिजर्व करवा लेते हो पहले। तो लेकिन लेट्स से 6 से 8 तक आपने टेबल रिजर्व करवा ली, उसमें आप किसी भी बंदे के साथ जाके डिनर वगैरह कर सकते हो, खाना खाना खा सकते हो। लेट्स से 6 बजे आप इंटर हुए, 6 बजे तो टेबल रिजर्व थी, आपने यूज की 6 से 8 तक, और कोई नहीं आया, आप खाना खा के चले, तो ठीक है जी, आपने रिजर्व करवा ली थी, यूज कर ली।
लेट्स से कि आपने 6 बजे उसको रिजर्व करवाया और आप आए नहीं, तो अब ये होता है कि 6 से लेकर 8 तक वो टेबल किसी को भी नहीं दी जाएगी, वो आप ही के नाम पे रिजर्व रहेगी। हो सकता है कि आप 7 बजे आ जाएं, 7:30 आ जाएं, 7:40 पे भी आ जाएं, लेकिन 8 बजे तक जो है ना रेस्टोरेंट पर बंद होता है कि वो टेबल किसी को भी नहीं देगा। तो ये बिल्कुल सर्किट स्विचिंग इसी तरह है कि लेट्स से अगर आपने चैनल को रिजर्व कर लिया और उसके बाद आपने डाटा सेंड कर दिया, उसके बाद आप डाटा सेंड नहीं कर रहे, तो और अगर आपने स्टिल दोनों की बारहवीं रजामंदी से चैनल को रिजर्व करके रखा है, तो वो रिजर्व ही रहेगा और कोई इसको यूज नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह की टेक्निक यूज होती है। हम देख लेते हैं कैसे। पहला पॉइंट देखें, इस्टेब्लिश और डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेडिकेटेड पाथ क्रिएट किया जाएगा। वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, ऐसी कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, any path will remain to exist। कब तक? until the connection terminates। complete end-to-end path must exist before the communication take place। काट रही है। दूसरी बात लाजिम बनना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो सकेगी। मेरी आवाज सर कट रही आपकी है? आवाज कट रही है। जी सर। यार मेरे तो क्या किया जाए, दोबारा करो। मेरे पास तो अल्टरनेट सॉल्यूशन भी नहीं है, नेट पैकेज भी नहीं है मेरा, यही है सिर्फ। अब सही आ रही है। अब सही है सर। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स वही लिखे हुए हैं इसमें। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगी, और एक्नॉलेजमेंट किसी बुक्स में अगर आप कोई बुक से स्टडी करते हैं तो शायद ना हो, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भी होती है इसमें। तो सेकंड फेज में या थर्ड फेज लगा लो, ट्रांसफर डेटा जितने भी आपने करना है, और लास्ट में टर्मिनेशन। इसकी एग्जांपल एग्जैक्टली जो उस पे फिट बैठती है वो टेलीफोन नेटवर्क की। टेलीफोन नेटवर्क सर्किट स्विचिंग की तरह ही काम करता है। आपने कॉल करनी है, आप पहले नंबर डायल करोगे, उसके बाद आपको टून सुनाई देगी। और टून जो है ना वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज है कि कनेक्शन रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कनेक्शन रिजर्व होता है, अगले बंदे ने मतलब कॉल उठा ली तो आप दोनों के दरमियान एक लिंक बन गया। उसके बाद आप जितनी देर बात करते रहो, वो कोई और बंदा जो है ना उस लिंक में जाके आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। और जब आपने बात खत्म कर ली तो आप एंड कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने सिनेरियो बताया था कि लेट्स से आपने कॉल खत्म कर लिया, बात खत्म कर ली, लेकिन आपने जो है एंड नहीं किया दोनों तरफ से, तो अगर एंड नहीं हुआ तो कनेक्शन एस्टेब्लिश ही रहेगा, और बेशक आप यूज करो ना करो, उस दौरान वो चैनल वो बैंडविड्थ है किसी और को मुहैया नहीं की जाएगी। तो ये हमारे पास सर्किट स्विचिंग है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका समझना है कि सर्किट स्विचिंग है क्या। तो इसमें आपको नजर आ भी रहा होगा कि सर्किट स्विचिंग में जो है ना कभी भी मैसेज जो है ना एक ही बिग चंक के सूरत में नहीं जाता, उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे तसल्ली से। तो ये दो हमने एक मैसेज को जो है ना डिवाइड कर दिया था लेट्स से 3 पार्ट्स में, और ये चैनल रिजर्व किया था मैंने S1, S2, S4 और S6, ये मैंने रिजर्व कर लिया था लेट्स से। तो जो जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी के थ्रू होगी, यहीं से वो मैसेज जाएगा, और जब तक कम्युनिकेशन चाहिए होगी वो होती रहेगी। उसके बाद हम दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी से उसको एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास था स्विचिंग, यानी कि सर्किट स्विचिंग। आज से जो हमने अपनी नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डाटा लिंक लेयर, यानी कि नीचे से सेकंड मोस्ट लेयर कह लो आप। तो देखते हैं ये डाटा लिंक लेयर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इसको एक दफा ऑन कर लो। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। इसमें आज जो वाकई ना नेट का इशू है, देखो ये लोड भी लेट सी हो रही है। मैं आया हूँ आउट ऑफ होम कह लो, इधर बस नेट जिस तरह का अवेलेबल है। चलें जी, ठीक होगा। देखिए जी, आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला डाटा लिंक लेयर क्या है, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम हो सके, क्योंकि काफी इसके ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम हो सके फंक्शनैलिटीज को डिस्कस करने की। तो देखें जी, डाटा लिंक लेयर का हल्का सा तारुफ पहले हम देख भी चुके हैं, लेकिन मजीद हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट वही कि सेकंड लेयर है नीचे से बॉटम से OSI मॉडल की। अब इसके फंक्शन शुरू होते हैं। देखो पहला फंक्शन जो इसका है, जब भी आप डाटा लिंक लेयर को डिफाइन करोगे, सबसे पहले आपने ये चीज बतानी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा। ये नोड टू नोड क्या होता है? तो मैंने बताया था कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसको हम नोड बोलते हैं। यानी कि अगर मेरे कंप्यूटर से कोई डाटा निकला है और सबसे पहले वो जाएगा मेरे राउटर के पास, तो ये नोड टू नोड डिलीवरी है। और सोर्स टू डेस्टिनेशन ये होती है कि लेट्स से मेरे कंप्यूटर ने भेजना था, ये लाहौर में कोई कंप्यूटर है उस पर डाटा, तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है।
तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी जो है ना वो होती है आईपी एड्रेस के थ्रू, और हमें पता है कि आईपी एड्रेसिंग जो है वो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है। क्या आपको शो हो रही है जो मैं ड्रा कर रहा हूँ? जी हो रही है। नहीं सर। ठीक जी सर। हो रहा है। ठीक सर है, हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आईपी एड्रेसिंग की, यानी कि आईपी एड्रेसिंग के थ्रू होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। तो इसका मतलब हुआ ये जिम्मेदारी होगी नेटवर्क लेयर की। तो अभी हम क्योंकि डाटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं, तो उसने वो कहा है कि वो जिम्मेदारी है उसकी नोड टू नोड डिलीवरी की। तो नोड टू नोड डिलीवरी होती है, याद रखना, फिजिकल एड्रेस के थ्रू। फिजिकल को आप मैक एड्रेस भी बोलते हो, और मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेसिंग जिम्मेदारी है डाटा लिंक लेयर की। तो इसलिए डाटा लिंक लेयर की जो है ना मैक एड्रेसिंग वगैरह सारा डाटा लिंक लेयर पे हैंडल किया जाता है। तो अगर आप आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी क्या है, किस लेयर की जिम्मेदारी है, तो आपने फौरन से बता देना है कि वो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है, उसमें आईपी एड्रेसिंग यूज होती है। और नोड टू नोड कहेगा कोई तो वो डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है, मैक एड्रेस के थ्रू होती है या फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू, और वो डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है। अब ये अकेली आईपी एड्रेस क्यों काफी नहीं पड़ता, हमें लाजमी तौर पे मैक एड्रेस क्यों चाहिए होता है? अभी तो कुछ तो आपको पिक्चर बन गई होगी, आज इंशाल्लाह ताला मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमें फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं इसको एक दफा क्लियर कर लूं। मैं तीन चार सेशन पढ़ाने के बाद मुझे पता चला कि एक बटन भी है जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है। अच्छा देखें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी जी। हाँ सर, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि ये डेटा लिंक का और जो इनकी डिलीवरी है लाइट नोड टू नोड और दूसरी आईपी और मैक एड्रेस की, सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो कोई ऐसा पॉइंट है जिससे हम लोग ये याद रख सके? क्योंकि इसको जितना इंशाल्लाह भी ये याद रखें एट द एंड पे कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। इसमें एक टॉपिक है, मैंने बकायदा इसी नाम से वाइंड किया हुआ है, आखिर में है कि हमें क्यों मैक एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, आईपी एड्रेसिंग अकेला क्यों काफी नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे हो चुका है इंटरव्यू में, तो मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप इसी स्लाइड मैंने शेयर कर दी है, आखिर में आप देखेंगे तो ये टॉपिक है, और इंशाल्लाह हम समझेंगे कि क्यों हमें मैक एड्रेस की जरूरत पड़ी थी और क्यों आईपी एड्रेस अकेला काफी नहीं था। क्योंकि उस वक्त तो मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, ना मैं इतना डेप्थ में पढ़ा करता था। जाहिर जो चीज पूछते हैं मैं आगे सर्च कर। जी जी फहीम, चले। अच्छा, इसके दो डाटा लिंक लेयर को मजीद हमने दो सब लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, उसमें हम फ्लो कंट्रोल को देखेंगे और एरर कंट्रोल को देखेंगे। और दूसरी इसकी लेयर है एमएससी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसी में हम एड्रेसिंग को भी देखेंगे और फ्रेमिंग को भी देखेंगे। फ्रेमिंग से मुराद है कि जो ऊपर से, यानी कि उसके ऊपर लेयर होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से जो डाटा आ रहा होगा ना, उसको ये अपने हिसाब से रीपैक करेगा। वैसे वो भी पैकेट की फॉर्म में आएगा, लेकिन अपने हिसाब से कुछ मजीद चीजें ऐड करके उसको रीपैक करेगा। तो उस एक जो पैकेट बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम। तो मैंने बताया था कि हर लेयर पे डाटा यूनिट का नाम डिफरेंट है। तो हमने देखा था कि फिजिकल लेयर पे हम डाटा को अभी बिट्स की फॉर्म में कह रहे थे कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स है। तो डाटा लिंक लेयर पे वही डाटा, उसकी एक कंपैक्ट सी फॉर्म होती है, उसको हम फ्रेम बोलेंगे। तो आज हम दूसरी लेयर पढ़ रहे हैं तो दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ कि डाटा लिंक लेयर पे डाटा का जितना भी नाम है ना, उसको हम एज अ फ्रेम बोलेंगे कि ये फ्रेम है, डाटा का फ्रेम। तो इसकी दो सब लेयर्स हैं। अब हम इनको बारी बारी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने हर लेक्चर के शुरू में लगाई हुई है, ताकि आप इसी को देख के पता चल सके कि क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या इसकी जिम्मेदारी है हर लेयर की। तो देखिए, पहले तो आप देख चुके हो नोड टू नोड है, डिलीवरी है। आज उसके बाद हम मजीद स्टार्ट करेंगे फ्लो कंट्रोल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पीपीएससी के लिहाज से काफी एमसीक्यू पहले भी आ चुके हैं। बहुत ही कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल, अभी हम देखते आ रहे थे कि एरर होता है, अब हम देखेंगे कि एरर कितने टाइप्स का होता है, कैसे एक नोड को पता चलता है कि इस मैसेज में एरर आ गया, यानी कि एरर डिटेक्शन। एरर रिकवरी सबसे मुश्किल चीज है जो किसी एक नोड को करनी पड़ती है, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे तो देखेंगे कि एरर करेक्शन कैसे होती है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस से मुराद है कि अभी हम देखेंगे कि डाटा लिंक लेयर पे ना बड़ा इशू सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास सिंगल चैनल होता है और डाटा भेजने वाले स्टेशन जो है वो ज्यादा होते हैं। तो आपने किस स्टेशन को अलाउ करना है कि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे डाटा सेंड करें, यानी कि एक्सेस किस चैनल स्टेशन को देनी है, एक्सेस उसकी चैनल की, ये हम देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल ये भी डाटा लिंक लेयर हैंडल करती है। फिजिकल एड्रेसिंग यानी कि मैक एड्रेसिंग, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट सबसे आखिर में हम देखेंगे फ्रेमिंग कैसे की जाती है। ये आज के हमारे सब टॉपिक्स हैं, तो हम फ्लो कंट्रोल से स्टार्ट लेते हैं। तो अभी के लिए आप ये देख लें कि जो हमारे पास जितना हमारा अभी नॉलेज है वो ये है कि डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, इससे नीचे फिजिकल लेयर है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
और उसके ऊपर नेटवर्क लेयर मौजूद है। नेटवर्क लेयर से जो डाटा आ रहा होगा वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पैकेट्स को ये अपने हिसाब से उसके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह और कुछ और चीजें लगा के अपना एक अलग से पैकेट बनाएगा जिसको हम फ्रेम बोले। तो फिजिकल लेयर पे फ्रेम शिफ्ट होगा। तो ये अभी तक हमारे जो नॉलेज है वो ये कहता है। तो देखिए पहला इसका जो फंक्शनैलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फ्लो कंट्रोल। क्या होता है फ्लो कंट्रोल, हम देखते हैं। अब ये होता है कि देखें सेंडर ने रिसीवर को कोई चीज भेजनी है। अब इसमें दो चीजें हमने ख्याल करना होता है कि एक तो सेंडर की भेजने की स्पीड क्या है और दूसरा रिसीवर की स्पीड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो हमने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम इस रफ्तार से डाटा भेजें कि रिसीवर रिसीव कर सके। लेट्स से कि अभी देखो आपने 2 MB का पैकेज लगवाया हुआ है अपने घर में PTCL का, लेट्स से तो आप डाटा लेट्स से कि गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास एक 200 या 250 के करीब जो है ना KB पर सेकंड स्पीड आ रही होगी। कल आप इसको अपग्रेड करके 20 MB कर लेते हो। देखो सेम जगह से डाटा आ रहा है लेकिन अब उसकी स्पीड जो है ना वो आपके पास तकरीबन 2 MB पर सेकंड डाउनलोडिंग स्पीड आपके पास आएगी। इसकी वजह क्या है? हालांकि एक ही जगह से आप डाउनलोड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो रिसीवर एंड के पास है। ये रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है डाटा को रिसीव करने की। सेंटर हमेशा हमारे पास पावरफुल होता है क्योंकि सेंटर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सर्वर होता है और सर्वर हम पहले ही पढ़ के आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो सेंटर के पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेंटर के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है डाटा सेंड करने की। हमेशा जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है वो रिसीवर एंड की वजह से लगी होती है। तो रिसीवर का हमने ख्याल करना होता है और इस चीज को हम देखते हैं कि अगर इतनी रफ्तार से डाटा भेजो कि रिसीवर ओवरवेल्म ना हो जाए, ओवरफ्लो ना करे, इतना ही भेजो कि जितना वो रिसीवर रिसीव कर सके। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रिसीविंग नोड कैन रिसीव द फ्रेम एट अ फास्टर रेट देन इट कैन प्रोसेस द फ्रेम। कि उसके पास तो डाटा आ रहा है ना वो ज्यादा रफ्तार से आ रहा है और जितनी देर में उसको प्रोसेस कर रही है उसकी प्रोसेस करने की स्पीड जो है ना, रेट जो है वो कम है। तो जाहिर है फिर कुछ ना कुछ हमें जो है ना डाटा को लॉस करना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट ये है। तो वो अगला कहता है कि विदाउट फ्लो कंट्रोल, तो अगर आप फ्लो कंट्रोल को इंप्लीमेंट नहीं करते, रिसीवर बफर हर एक डिवाइस के साथ एक मेमोरी का पोर्शन होता है जिसमें वो टेम्पररी कुछ मैसेज को स्टोर करके रखता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा भी था बफर होता क्या है। वो कह रहा है कि रिसीवर का जो बफर है ना कैन ओवरफ्लो हो सकता है, जाहिर बात है वो भर जाएगा। एंड फ्रेम्स कैन गेट लॉस्ट, और उसके बाद सेंडर तो भेजी जा रहा है तो जगह नहीं है तो जाहिर बात है डिस्कार्ड ही करने पड़े। To overcome this problem, इस प्रॉब्लम पे काबू पाने के लिए द डाटा लिंक लेयर यूजेस द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज करती है टू प्रिवेंट द सेंडिंग नोड। तो सेंडिंग नोड को प्रिवेंट करती है कि आप रुक जाओ ऑन वन साइड ऑफ द लिंक फ्रॉम ओवरवेलमिंग द रिसीविंग नोड ऑन अनदर साइड ऑफ द लिंक। ये उसको ये कहेगी कि आप अभी रुक जाओ, फ्लो कंट्रोल की टेक्निक जो है कि ताकि रिसीवर जो है रेडी हो सके फिर आप दोबारा से डाटा भेजें। तो हम देखते हैं फ्लो कंट्रोल कैसे। इसकी दो टेक्निक्स हैं जी जिसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है। एक हमारे पास है स्टॉप एंड वेट और दूसरा हमारे पास है स्लाइडिंग विंडो। अब ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके आगे मजीद छोटी छोटी टर्म्स है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो देखो अच्छा, जो हमारे पास स्टॉप एंड वेट है ये यूज होता है नॉइसलेस चैनल में, यानी कि ऐसे चैनल जिसमें नॉइस को हम कहते हैं कि नॉइस नहीं आती। नॉइस हम कल पढ़ चुके थे कि नॉइस क्या है। इसमें एक तो सिंपलेस्ट है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपलेस्ट है और रिसीव कर लिया। तो स्टॉप एंड वेट का जो एक्चुअल नाम है वो हम देखते हैं स्टॉप एंड वेट है क्या। दूसरा टेक्निक जो है प्रोटोकॉल की वो नॉइजी चैनल के लिए जिसमें नॉइस के आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास फ्लो को कंट्रोल करने के तरीके डिफरेंट है। तो इसमें हमारे पास है कि स्टॉप ARQ, गो बैक एंड ARQ। तीसरा हम देखेंगे ARQ से बनता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो अभी नाम से वो नहीं होना कि यार क्या चीज है, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। क्या करूं, चले मैं जगह चेंज करता हूं। हाँ जी, आप हुई कुछ बेहतर। अच्छा देखिए हम शुरू करते हैं स्टॉप एंड वेट से। तो देखते हैं हम सबसे पहले स्टॉप एंड वेट क्या है। इसके पहले हम पॉइंट्स देखते हैं फिर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखें। देखें मैसेज और डाटा इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस मल्टीपल फ्रेम्स। पहली बात तो ये है कि जो भी मैसेज होगा उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना। पहला पॉइंट। रिसीवर इंडिकेट्स, अब रिसीवर की बात हो रही है। रिसीवर इंडिकेट्स इट्स रेडीनेस। रिसीवर अब बताएगा कि अब मैं रेडी हूं, किस लिए, टू रिसीव फ्रेम ऑफ डेटा, कि मुझे अब नया फ्रेम भेजा जाए डाटा का। यानी कि रिसीवर की तरफ से हम कुछ ना कुछ एक चीज भेजेंगे जिससे पता चलेगा कि रिसीवर रेडी है। और उस चीज को हम जो रिसीवर भेजेगा उसको हम बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट, जिसको ACK से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट एक ऐसा मैसेज
एक ऐसा कह लो कि पैगाम होता है जो रिसीवर भेजता है सेंडर को कि आपने जो मुझे पहला डाटा भेजा था वो मैंने रिसीव करके प्रोसेस कर लिया है और अब मैं मजीद डाटा रिसीव करने के लिए तैयार हूं। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट। व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, अब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई रिसीवर की तरफ से, तो वो क्या करेगा देखो, देन ओनली सेंडर विल सेंड, तभी सेंडर सेंड करेगा, वगैरह नहीं करेगा। ये दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल, कब तक, सेंडर ट्रांसमिट ईओटी। ईओटी एक स्पेसिफिक हमारे पास कह लो कि डाटा का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम एंड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं, कि सबसे जब हमने ट्रांसमिशन एंड करनी हो ना तब हम भेजते हैं, ताकि दोनों पार्टीज को पता चल जाए कि अब मजीद कम्युनिकेशन नहीं होनी, तो दोनों अपना जो चैनल वगैरह अगर रिजर्व किया हुआ था वो एंड कर देते हैं। तो ईओटी स्पेशल मैसेज का नाम है जिससे दोनों पार्टी को पता चल जाता है कि अब कम्युनिकेशन एंड करनी है। तो ये कह रहा है कि जब तक ये मैसेज ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ईओटी मैसेज नहीं सेंड किया जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली वन फ्रेम कैन बी ट्रांसमिशन एट अ टाइम, कि इस टेक्निक में स्टॉप एंड वेट में सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसमें देख लो कुछ रूल्स हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अलग से जो है ना, मैंने ये पहले ये स्लाइड नहीं थी, आज मैंने ऐड किया है। तो देखो रूल 1 क्या है, सेंड वन डाटा पैकेट एट अ टाइम, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक वक्त में एक फ्रेम सेंड करना है। और रूल 2 क्या है, सेंटर साइड के, सेंड द नेक्स्ट पैकेट ओनली, नेक्स्ट पैकेट आप तभी सेंड करोगे आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, जब पिछले की एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। रिसीवर साइड के रूल क्या है, रिसीव एंड कंज्यूम डाटा पैकेट, जैसे ही आपके पास पैकेट आएगा उसको प्रोसेस करो, और आफ्टर कंज्यूमिंग, जब आपने कंज्यूम कर लिया, एक्नॉलेजमेंट नीड टू बी सेंड, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजो कि हाँ अगला पैकेट मुझे भेजो। अब एक्नॉलेजमेंट क्योंकि आगे ये बहुत ज्यादा यूज होनी है पूरे नेटवर्किंग में, मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि ये होती क्या है। देखो अभी हम आगे शुरू करेंगे कि जब हम पैकेट को डिवाइड करते हैं ना टुकड़ों में एक मैसेज को, तो उनको नंबर देते हैं, सीक्वेंस नंबर उसको बोलते हैं 1 2 3 4, लेट्स इस तरह। अभी हम आगे भी देखेंगे कैसे पता चलता है कि कितने एक मैसेज के टुकड़े किए हैं, कितने फ्रेगमेंट्स हैं, नो मोर फ्रेगमेंट्स वगैरह सारा कुछ देखेंगे। अभी के लिए देखो कि दोनों पार्टीज को पता होता है कि कितने टुकड़े। तो जैसे ही मैंने जो है ना एक नंबर वाला फ्रेम सेंड करूंगा ना, मैं रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, तब जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना तो वो दूसरे फ्रेम की भेजेगा, यानी कि उसके एक्नॉलेजमेंट वाली फील्ड में जो है ना 2 लिखा होगा। इससे क्या मुराद, इससे मुराद ये है कि वो सेंडर को बता रहा है कि एक नंबर वाला जो आपने इससे पहले भेजा था वो मैंने कंज्यूम कर लिया है, अब मुझे 2 नंबर वाले पैकेट की जरूरत है, 2 नंबर वाले फ्रेम की जरूरत है, आप मुझे वो भेजो। तो सेंडर जो है ना इसको 2 नंबर वाला भेज देगा, ये 2 नंबर वाला कंज्यूम करेगा, उसके बाद ये जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो ये 3 वाले की भेजेगा। अब 3 वाले के लिए अंडरस्टूड है सेंटर के लिए कि इसका मतलब है 2 वाला उसको रिसीव हो गया है और अब वो 3 वाला मांग रहा है, तो ये 3 वाला भेजेगा। तो कहने की बात यह है कि एक्नॉलेजमेंट एक तो मैसेज है जो बताता है कि मैंने पिछला कंज्यूम कर लिया और नेक्स्ट मुझे भेजा जाए, और एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की भेजी जाती है। ये नहीं कि उसने एक भेजा तो एक ही को भेजेगा, नहीं, जो उसने कंज्यूम कर लिया और नेक्स्ट जो उसको चाहिए, क्योंकि देखो रिसीवर को चाहिए ना डाटा, तो उसको जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वो डाटा दो, तो उसकी एक वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे ये डाटा पैकेट नेक्स्ट भेजो। तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की भेजी जाती है रिसीवर साइड से सेंटर की तरफ। तो ये चीज जो मैंने बता दी है यहीं पे स्टेशन से शो हो रही है कि सेंटर ने डाटा भेजा। अच्छा, इसमें जो है ना सिंपल जो हमारे पास स्टॉप एंड वेट था उसकी बात हो रही है, डाटा भेजा एक्नॉलेजमेंट भेजी, डाटा भेजा एक्नॉलेजमेंट भेजी, डाटा भेजा, और इस तरह ये चलता रहा, एक्नॉलेजमेंट भेजा, इसी तरह प्रोसेस चलता था। ये एक नॉर्मल फ्लो था। अब हम इसके थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें मसले क्या क्या है। तो क्यों पहला मसले को था कि डाटा लास्ट हो गया है। कैसे, सेंडर ने डाटा भेजा, दरमियान में किसी वजह से वो लॉस हो गया, अब वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं है, तो रिसीवर पहुंचेगा कंज्यूम करके एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तो देखो रिसीवर तक पहुंचा नहीं है तो रिसीवर वेट कर रहा है कि मेरे पास डाटा है, और सेंडर भी वेट करेगा कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आए। तो ना रिसीवर को डाटा मिलेगा, ना वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और ना सेंडर को अगेन एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, वो नया डाटा भेजेगा, तो दोनों एक इनफिनाइट लूप में फंस जाएंगे। एक तो प्रॉब्लम था ये। और दूसरा क्या था कि लेट्स से सेंडर ने डाटा भेजा, वो रिसीवर को रिसीव हो गया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट बीच में, क्योंकि ये भी तो नेटवर्क के थ्रू आ रही है ना, कहीं पे लॉस हो गई। अब सेंडर वेट कर रहा है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट आए तो मैं नेक्स्ट पैकेट भेजूं, अब उसको कभी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी नहीं, और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो वो नेक्स्ट पैकेट ही नहीं भेजेगा। तो इस तरह से 2 प्रॉब्लम बहुत मोस्ट कॉमन थे स्टॉप एंड वेट में, जिसको हमने बाद में नेक्स्ट आने वाले प्रोटोकॉल्स में वो किया, क्या कहते हैं, ओवरकम किया। देखो हम मान के चल रहे थे कि इसमें नॉइस नहीं है, तो नॉइस से मुराद यही है कि ना आपका सिग्नल वगैरह जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसका मतलब है कि नॉइजी चैनल में जो है ना ये स्टॉप एंड वेट काम नहीं करता, वहां पे आपको नए प्रोटोकॉल की जरूरत है। और ये अब ये चैनल नॉइजी हो गया, इसके लिए हमें नए प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, वो हम देखते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, देखो स्टॉप एंड वेट को ही हमने मॉडिफाई किया, ओरिजिनल
जो है ना सबसे पहले जिसका सोल्यूशन दिया था वो ये था कि स्टॉप एंड वेट को ही रखो, लेकिन साथ में एक लिमिट रख दो और उस लिमिट को कह दो टाइम आउट। अब ये टाइम आउट क्या है? लेट्स से कि 2 सेकंड का टाइम हमने दोनों को बता दिया, सेंडर को भी रिसीवर को भी। अब सेंडर ने डेटा भेजा ना, तो वो 2 सेकंड के लिए वेट करेगा कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अगर तो 2 सेकंड के अंदर अंदर इसके पास एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है तो ये नेक्स्ट डेटा भेजेगा, और 2 सेकंड के अंदर अगर इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो ये 2 चीजें ज्यूम करेगा कि या तो मेरा जो डेटा भेजा था वही नहीं पहुंचा रिसीवर के पास, या रिसीवर ने जो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजी थी वो किसी वजह से रास्ते में लास्ट होगी, वो नहीं पहुंची। तो ये क्या करेगा, अगेन ये लेट्स से किसने यहाँ पे डेटा नंबर 1 भेजा था, अगेन डेटा नंबर 1 भेज देगा। तो टाइम आउट वो खास टाइम है जिस पे दोनों पार्टी एग्री हुई थी, किस टाइम तक वो वेट करेंगे, अगर वो नहीं मिलती एक्नॉलेजमेंट तो सेंटर दोबारा सेंड करेगा। अब इस तरह हमने एक सीक्वेंस नंबर भी इसमें शामिल किया। सीक्वेंस नंबर क्योंकि आप डाटा को हमने डिवाइड कर लिया है पैकेट्स में, एक नंबर वाला भेजा फिर उसने 2 नंबर वाला भेजा, तो अब अगर तो खास एक नंबर वाले की एक्नॉलेजमेंट वापस आ गई है और 2 वाले की नहीं आई, तो बजाय से कि मैं 1 वाला भेजूं और 2 वाले भेजूं, सिर्फ और सिर्फ मैं 2 वाला भेजूं। इसलिए हमने सीक्वेंस नंबर डाले हर पैकेट के साथ कि ये इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है एंड सो ऑन। अभी हम इसको देख भी लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी स्टॉप एंड वेट, जो सिंपल था ARQ, कि सेंडर का विंडो का साइज और रिसीवर की विंडो का साइज एक था। अब विंडो साइज क्या होता है अभी इसको समझ लो। विंडो साइज वो लिमिट है फ्रेम की, वो नंबर ऑफ फ्रेम्स है कि सेंडर इतने फ्रेम्स को सेंड करके ना एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करता है। क्या मतलब, लेट्स से कि अगर किसी सेंडर का विंडो साइज 4 है तो वो बगैर एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए 4 फ्रेम जो है ना वो एट अ टाइम सेंड कर सकता है। हाँ, 5वें को रिसीव सेंड करने से पहले जो पहला उसने सेंड किया होगा उसकी एक्नॉलेजमेंट का वो वेट करेगा। अगर तो मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर वो वेट करेगा जब तक वो नहीं आती। यानी कि विंडो का साइज हमें बताता है कि इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स को जो है ना सेंडर सेंड कर सकता है विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। इस विंडो के सेंटर का था। तो इसमें जो था वो दोनों बता रहे हैं कि सेंटर की विंडो का साइज भी एक है कि एक भेज के उसको लाजमी तौर पे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और रिसीवर की विंडो का साइज भी एक है कि भाई मैं एक वक्त में ले सकता हूँ, उसको प्रोसेस करके उसकी ही मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा। तो ये कुछ हमारे पास थी। अच्छा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। टाइम आउट टाइम मैंने बता दिया क्या है, एक्नॉलेजमेंट भी मैंने बता दिया क्या है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है ये हम आगे अभी देखते हैं कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या है, एन ने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया। और दूसरी बात ये हाफ डुप्लेक्स था। हाफ डुप्लेक्स में बात यह है कि या तो सेंटर भेजेगा एक टाइम में या रिसीवर भेजेगा, दोनों इकट्ठे नहीं भेज सकते। दोनों ने इकट्ठा भेज दिया तो वो तो वैसे ही कोलाइड हो जाएगा डेटा, वो भी हम आगे देखें। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमने इसको कैसे किया। देखिए जो मैं बता चुका हूँ। मिनट का आपने क्या बताया? किसका? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं बताया, मैं बताता हूँ आगे। देखो फ्रेम हमने लेट्स से मैंने नंबरिंग कर ली, 0 नंबर फ्रेम, 1 नंबर फ्रेम, 2 और 3 इस तरह करके टोटल मैसेज को मैंने डिवाइड कर लिया। अब पहले मैं फ्रेम नंबर 1 भेजने लगा, 0 सॉरी, मैंने 0 भेजा। तो अब देखो एक्नॉलेजमेंट के साथ आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम वो कर रहा है 1, तो मैं नेक्स्ट फ्रेम भेजूंगा 1 क्योंकि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। तो मैंने फ्रेम 1 भेज दिया। जैसे मैंने फ्रेम भेजा अब वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे अगेन फ्रेम नंबर 0 भेजा जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा है, मैंने अगेन उसको फ्रेम नंबर 0 भेज दिया। अब मैंने फ्रेम नंबर 0 भेजा तो देखें, लेकिन रास्ते में जो पहला प्रॉब्लम था वो लॉस हो गया। अब जो मेरे पास ओरिजिनल सोल्यूशन था ना स्टॉप एंड वेट, उसमें मैं वेट ही करता रहता था, लेकिन इसमें हमने टाइम आउट को शामिल कर लिया। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये एक स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम तक सेंडर वेट करेगा। अगर तो इस टाइम तक उसको दोबारा से एक्नॉलेजमेंट मिल गई तब तो है ठीक, नहीं तो वो सेम फ्रेम को दोबारा सेंड कर देगा। ये फ्रेम 0 सेंड किया था, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, इसने अगेन फ्रेम 0 ही सेंड कर दिया। फ्रेम 0 अब इसके पास सक्सेसफुली पहुंच गया, इसने अगेन मुझे कहा कि एक्नॉलेजमेंट 1 यानी कि एक वाला फ्रेम मुझे दोबारा सेंड कर। तो मैंने अगेन जो है इसको फ्रेम नंबर 1 सेंड कर दिया, इसको मिल भी गया। अब देखो इसने एक्नॉलेज फ्रेम नंबर 0 भेजो, वो आ भी रही थी लेकिन वो लॉस हो गई। अगेन वही फार्मूला, वो टाइम आउट टाइम तक वेट करेगा। उसने वेट किया टाइम आउट टाइम तक, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने अगेन वही फ्रेम भेज दिया जो उसने प्रीवियस भेजा था और वो था फ्रेम 1। जैसे उसको फ्रेम 1 मिला तो देखो यहाँ पे आया। अब बी को पहले ही फ्रेम 1 मिल चुका है और वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रेम 0, तो ये अब इसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ये इसको सिंपली कर देगा डिस्कार्ड और वो अगेन भेजेगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ 0 की कि मुझे भाई 0 वाला भेजो, एक वाला तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये अब सेंटर को नहीं पता कि उसने उसको मिल गया था नहीं, लेकिन इसको तो पता था ना मुझे मिल गया था। तो इसने सिंपली जो अगेन डुप्लीकेट आया
उसको डिस्कार्ड कर दिया और कहा कि मुझे अगेन एक्नॉलेजमेंट 0 यानी कि 0 वाला भेजो, तो नेक्स्ट टाइम 0 वाला मिलेगा तो इसका अपना प्रोसेस जो है रिज्यूम कर लेगा। तो इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई किया, स्टॉप एंड वेट को काम चलाया जब तक हमारे पास जो है नॉइज आती रही थी और हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलप नहीं किया। इसके बाद फिर हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलप कर लिए नॉइज चैनल्स के लिए, वो कौन से हम देखते हैं। ये कोई चीजें मैंने बता दी है। देखो उसके बाद हमने प्रॉपर डेवलप किए नॉइज चैनल के लिए, और उसमें फिर पहला कैटेगरी थी वो थी स्लाइडिंग विंडो फ्लो प्रोटोकॉल कंट्रोल या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेंटर के विंडो का साइज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक वक्त में एक से ज्यादा फ्रेम भेज सकता है एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किए बगैर, लेकिन रिसीवर की विंडो का साइज 1 है। रिसीवर कह रहा है कि ठीक है आप तो भेज दोगे, लेकिन मैं एक वक्त में एक को प्रोसेस करूंगा और बारी बारी सबकी एक्नॉलेजमेंट में भेजूंगा। ये इसका आपस में था। तो वही सीक्वेंस नंबर यूज होंगे यहाँ पे भी, क्योंकि विंडो का साइज अब बढ़ चुका है, हमने डिस्टिंग्विश तो करना है कौन सा फ्रेम है। मल्टीपल फ्रेम जाएंगे, कैसे जाएंगे वो देखते हैं। डुप्लीकेट डाटा से अवॉइड किया जाता है, वो भी देखेंगे कैसे। दो इसके तरीके हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के। एक है हमारे पास गो बैक एन ARQ और दूसरा हमारे पास है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। अब हम बारी बारी गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट को देखते हैं। तो देखो पहले गो बैक एन है। अब एन जो है इसमें सेंटर की विंडो का साइज है, तो ये जेनेरिक टर्म लिखी गई है। कहीं जगह पे आपको गो बैक 3 लिखा नजर आएगा, गो बैक 4 लिखा नजर आएगा, गो बैक 8 लिखा नजर आएगा। तो उसका मतलब है कि सेंटर की विंडो का साइज n है, तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया है। जितना भी साइज होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये कहता है गो, वापस जाओ कहाँ पे, सेंटर के पास, और n फ्रेम लेके आओ। इस तरह से आपने याद रखना है कि गो बैक n। n फ्रेम से क्या मुराद है, कौन लेके आएगा n फ्रेम, हम देखें कैसे। देखो ये प्रोटोकॉल जो है ना यूजेस द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करता है। पाइपलाइनिंग ये होती है कि एक इंस्ट्रक्शन का आपने एक हिस्सा यूज किया, तो जैसे ही वो नेक्स्ट मूव किया आपने दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, जो हम करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह होगा, इसने एक फ्रेम को सेंड किया है, उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा, ये इसको सेंड करके अगेन दूसरा स्टार्ट कर लेगा, इसको सेंड करेगा, इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा, तीसरा स्टार्ट कर देगा भेजना। इस तरह से काम करेगा। पाइपलाइनिंग से ये मुराद है। देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स। हाँ ये बात है कि इनफिनिट फ्रेम नहीं होगी, विंडो का साइज हमेशा कोई फिनाइट नंबर होगा और उनमें एक सीक्वेंस के हिसाब से नंबर लगे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह। अच्छा, the number of frames that can be sent without expecting acknowledgement depends upon the window size of sender। ये मैंने बता चुका है कि उससे क्या मुराद है, n से या विंडो साइज से। वो ये कितने फ्रेम आप सेंड कर सकते हो without expecting acknowledgement from the receiver। If any frame is corrupted or lost, अगर किसी वजह से कोई फ्रेम करप्ट हो जाता है, तो इसमें मसला ये था कि all subsequent frames have to be sent। अब इससे क्या मुराद है, अभी आपको कंफ्यूज हो रही होगी, अब हम चलेंगे तो आगे समझ आ जाएगी इससे क्या मुराद है, कि तमाम फ्रेम कौन से सेंड करने। अच्छा, द साइज ऑफ द सेंटर विंडो n, ये बात आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। और रिसीवर की विंडो का साइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 है। अच्छा, इफ अ एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ टाइम आउट टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो उस विंडो में जितने भी फ्रेम होंगे दोबारा से ट्रांसमिट किया जाएगा। अभी क्या चीज हम देखते हैं। देखो ये आपको इलस्ट्रेशन नजर आ रही है। इसमें क्या है कि लेट्स से कि मैंने ना मैसेज को डिवाइड कर लिया इस तरह करके। ये फ्रेम नंबर 0 है पहले वाला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 और 7। तो 7 ही हम बना लेते हैं। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी विंडो का साइज जो है ना 4 है, यानी कि सेंटर की विंडो का साइज 4 है। एक वक्त में सेंटर जो है 4 फ्रेम सेंड कर सकता है बिफोर एक्सपेक्टिंग एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी। तो यहां से मैं शुरू करने लगा हूं सेंड करना। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो पहले नंबर पे है मेरे पास फ्रेम नंबर 0। तो लो जी सेंटर ने फ्रेम नंबर 0 सेंड कर दिया, आपको नजर भी आ रहा होगा इलस्ट्रेशन, नजर आ रहा है सबको। जी जी ठीक है, सर। अगर हाँ डिले वगैरह हो ना मुझे फौरन से बता दिया करो। अच्छा, तो इसी बिल्कुल इसी तरह सेंटर की भी एक यहाँ पे बफर है,
लेकिन मसला ये है कि सेंडर सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक फ्रेम को एक्सपेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और उसी को प्रोसेस करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो मैंने जैसे ही फ्रेम 0 भेजा ना, उसने वो रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे आपको शुरू में जहां अब मैं सर्कल करने लगा हूँ ग्रीन कलर से, 0 आपको नजर आ रहा होगा, उसने रिसीव कर लिया है। तो वो उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आगे वो भेजेगा कि मुझे फ्रेम नंबर 1 चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट जा रही है फ्रेम नंबर 1 की, देखो आपको नजर भी आ रहा होगा। तो क्योंकि अभी तो रिसीवर ने फौरन से भेज दिया एक्नॉलेजमेंट, तो इतनी देर में उसको टाइम ही नहीं मिला कि नेक्स्ट फ्रेम सेंड करे। लेकिन अब अभी हम देखेंगे आगे उसको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, 0 वाला सेंड हो चुका है सेंटर साइड से, नेक्स्ट फ्रेम जो है वो है 1, तो उसने फ्रेम 1 सेंड कर दिया। अभी देखो सेंटर ने फ्रेम नंबर 1 को किया रिसीव, यहाँ पे उसने रिसीव कर लिया, देखो उसको प्रोसेस भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया उसने। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था अगला वाला फ्रेम मुझे मिले 2, उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेजी 2 की, देखो आपको नजर आ रही होगी जाती हुई। लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट किसी वजह से हो गई लॉस्ट। तो अब पहले क्या करता था सेंडर, टाइम आउट टाइम तक वेट करता था, लेकिन यहाँ पे आप वेट नहीं करेगा। वो देखो क्या कर रहा है, वो फ्रेम 1 करने के बाद उसने अगेन फौरी तौर पे फ्रेम 2 सेंड कर दिया, अगर आपको नजर आ रहा तो। हालांकि उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी अभी रिसीवर से कि मुझे फ्रेम नंबर 2 दो, लेकिन उसने भेज दिया फ्रेम नंबर 2। और अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने फ्रेम नंबर 3 भी भेज दिया। अब देखो, अब हम रिसीवर की तरफ आते हैं। अब हम यहां तक चलते हैं कि सेंडर ने फ्रेम नंबर 3 तक सेंड कर दिया। अब हम रिसीवर की तरफ आते हैं। रिसीवर ने फ्रेम नंबर रिसीव कर लिया था 1, एक्नॉलेजमेंट भेजी थी 2 की, वो लास्ट हो गई। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद उसको फ्रेम नंबर 2 मिल गया, अगर आप देख रहे हो तो ये तो ये समझेगा कि मेरी एक्नॉलेजमेंट जा चुकी थी। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मुझे फ्रेम नंबर 3 भेजो। अभी वो एक्नॉलेजमेंट भेज के फ्री हुआ था, और सेंटर ने अपने हिसाब से इसको फ्रेम नंबर 3 ऑलरेडी भेज दिया था, तो यहाँ पे उसको फ्रेम नंबर 3 भी मिल गया। अब वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 4, और जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट 4 सेंटर को मिलेगी, तो अब सेंटर को पता चल जाएगा कि इससे पहले वाले जितने भी फ्रेम है ना वो उस तक पहुंच चुके। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि लेट्स से फ्रेम सीक्वेंस था इस तरह 1 2 3 और 4। अब सेंटर हर एक फ्रेम के बदले में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसने 1 की भी एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, 2 की भी भेजनी है, 3 की भी भेजनी है, और 4 की भेजनी है। अच्छा, उसने 1 की सक्सेसफुली भेज दी, 2 की भेज दी। अब 3 की वो भेजने लगा था, लेकिन 3 की एक्नॉलेजमेंट हो गई लास्ट। उसके बाद 4 वाला फ्रेम उसको मिल गया ऑलरेडी, सेंटर की विंडो साइज ग्रेटर होने की वजह से। अब उसने 4 की एक्नॉलेजमेंट जब भेजेगा ना, तो सेंटर को पता चल जाएगा कि ठीक है, बेशक मुझे 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, लेकिन चूंकि मुझे उससे नेक्स्ट वाली एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, तो वो नेक्स्ट वाली भी कंसीडर की जाएगी, और उससे पहले वाली जो नहीं मिली थी उसकी एक्नॉलेजमेंट भी कंसीडर की जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट के ओनली 1 फीडबैक, कि सिर्फ एक फीडबैक भेजी जाती है फॉर मेनी डाटा पैकेट्स, काफी सारे डाटा पैकेट्स के लिए। तो ये हमारे पास जो है गो बैक एन का एक सिंपल सा तरीकाकार था वर्क करने का। इसमें आप देख रहे होंगे कि सेंटर का विंडो का साइज काफी ज्यादा है, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर एक से ज्यादा फ्रेम सेंड कर सकता है। हाँ, रिसीवर अपने हिसाब से प्रोसेस करके एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा, और ये उसी हिसाब से भी देखता भी रहेगा। सर अच्छा, अब इसमें देखो एक हमारे पास ये जो मसला आपने क्या है। हाँ जी, ये जो आपने पढ़ी है कम्युलेटिव फीड सॉरी एक्नॉलेजमेंट की डेफिनेशन, ओनली वन फीडबैक फॉर ठीक मेनी है। डाटा पैकेट्स, इसका समझ नहीं आया क्या आप बोल रहे हैं। एक ही एक्नॉलेजमेंट आएगी देखो मेरे मैं कह रहा हूँ पास। कि 1 2 3 4 इनमें से अगर सिर्फ 4 की एक्नॉलेजमेंट आ गई ना, तो ये बात अंडरस्टूड है कि 3 वाला भी रिसीव हो चुका है, 2 वाला भी और 1 वाला। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो तरीकाकार था जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था और वो लॉस हो रही थी, वो हम बियर कर लेते थे इसमें। लेकिन अब प्रॉब्लम है दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है। सेंडर ने पहले सेंड किया फ्रेम नंबर 1, रिसीवर ने रिसीव करके कह दिया कि मुझे फ्रेम नंबर 2 भेजो। 2 की एक्नॉलेजमेंट ये आपको येलो कलर में ऑरेंज कलर में नजर आ रही होगी जाती हुई, कि मुझे 2 की भेजो। अब उसने अपने हिसाब से नंबरिंग की हुई थी, एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर 2 वाला भेजा, लेकिन ये 2 वाला फ्रेम लॉस हो गया। लेकिन ये अब सेंडर रुकेगा नहीं, देखो
वो 3 वाला भी भेज देगा और 4 वाला भी, क्योंकि उसकी विंडो का साइज 4 है, 4 तो भेज सकता है ना एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले। तो जैसे उसने 4 भेज दी, अब वो वेट करेगा कि मुझे एक्नॉलेजमेंट आए। तो अब उसको एक्नॉलेजमेंट आई, देखो यहाँ पे आके 2 की, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इसने 2 भेजा था ना वो उसके उस तक पहुंचा ही नहीं है। और देखो अगर 2 नहीं पहुंचेगा ना तो बेशक उसने 3 सेंड किया है और 4 सेंड किया है, ये इसको रिसीव नहीं करेगा। क्यों रिसीव नहीं करेगा? क्योंकि इसकी विंडो का साइज है सिर्फ और सिर्फ 1, एक फ्रेम आ सकता है। और करंटली वो कह रहा है कि मुझे फ्रेम नंबर 2, अगर तो 2 आएगा तो मैं रिसीव करूंगा, वरना जो भी आएगा मैं डिस्कार्ड करूंगा। पहले में तो हम देख रहे थे ना 2 उसको पहुंच गया था, एक्नॉलेजमेंट लास्ट हो रही थी, वो अलग सीन था। अब ये 2 पहुंचे ही नहीं है, वो तो कह रहा है मुझे 2 दो नहीं पहुंचेगा, उसके बाद जितने भी पहुंच रहे हैं वो सिंपली उनको डिस्कार्ड करता जा रहा है। और जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगी सेंटर के पास, उसको पता चलेगा भाई ये तो अभी 2 मांग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 उसको नहीं मिला और 3 और 4 जो उसके बाद थे वो उसने खुद से डिस्कार्ड कर दिए। अब सेंटर क्या करेगा? देखो वो 2 भेजेगा क्योंकि ये तो उसको मिला ही नहीं था, और 3 और 4 अलग से भेजेगा क्योंकि ये भी उसने डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये इससे मुराद था कि गो बैक, पीछे जाओ एन, और जितने फ्रेम उसके एक्नॉलेजमेंट के बाद भेजे हैं सब के सबको लेके आओ। इसमें इससे नाम निकला था गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो ये इसमें हमारे पास प्रॉब्लम था कि अगर किसी वजह से डाटा का पैकेट लॉस हो जाता है और आप स्टिल कंटिन्यू रखते हो उसको सेंड करना, तो फिर आपको वो जितने भी पैकेट लॉस के बाद वाले पैकेट्स हैं वो सारे दोबारा के दोबारा सेंड करने पड़ेंगे जब आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी। अच्छा, इस चीज को हमने सिलेक्टिव रिपीट ARQ में ओवरकम किया। हम इसका तरीका देखते हैं कि क्या है। देखो उसका पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा कि ओनली द एरोनियस और लॉस्ट फ्रेम इज रीज ट्रांसमिटेड। अभी इसी पिछले एग्जांपल में जब 2 वाला लॉस्ट हो गया था ना, तो 2 तो हमने भेजा ही भेजा था, 3 और 4 भी भेजा था। तो सिलेक्टिव रिपीट नाम से जाहिर है सिलेक्टिव है, तो सिर्फ इसमें कह रहा है कि वही पैकेट आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, यानी कि सेंटर को जो जिसमें एरर आ गया है या जिसका जो लॉस्ट हो गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 वाला भेजा जाएगा। अब कैसे होगा हम देखते हैं। इसमें क्या है, देखो साइज ऑफ द सेंटर विंडो इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ रिसीवर विंडो। इसमें हमने गेम चेंज कर दी, सेंटर की विंडो का साइज और रिसीवर की विंडो का साइज बराबर कर दिया, दोनों का 4-4 कर दिया। इफ द रिसीवर रिसीव्स अ करप्ट फ्रेम, अगर रिसीवर को एक फ्रेम मिला है जो कि करप्ट है, इट डज नॉट डायरेक्टली डिस्कार्ड इट, यानी कि जैसे 3 नंबर वाला पहुंचा था और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो उसका अब डिस्कार्ड नहीं करेगा, पहले तो वो कर देता था। क्या करेगा? इट सेंड्स अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। क्या होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, हम देखते हैं अभी। द सेंटर सेंड्स दैट फ्रेम, और सेंटर को जब वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेम को सेंड करेगा जिसकी उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली होगी। अब ये स्टेशन में आपको चीज समझ आ जाती है। देखो अब इसमें देखो सेंटर की विंडो का साइज भी हमने 4 कर दिया और रिसीवर की विंडो का साइज भी हमने 4 कर दिया, यानी कि सेंटर भी एक एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर 4 फ्रेम जो है वो सेंड कर सकता है। और बिल्कुल उसी तरह अब रिसीवर भी अपने पास 4 फ्रेम जो है ना वो रिसीव कर सकता है। अगर मतलब आउट ऑफ जैसे 2 और 3, 2 नहीं पहुंचा तो 3 और 4 पहुंचेगा, तो उसके पास अब गुंजाइश है कि वो 3 और 4 को रख ले और 2 वाला बाद में मंगवा ले। बिल्कुल उसी तरह देखो फ्रेम 0 गया, एक्नॉलेजमेंट 1 की वापस आई, अब इसने फ्रेम 1 भेजा, तो ये हो गया लास्ट। अब आपको नजर आ रहा होगा कि पिछले वाले में जब फ्रेम खुद लास्ट हुआ था उसके बाद जितने भी गए थे वो सारे के सारे दोबारा से गए थे, लेकिन अब इसमें देखो क्या होता है। फ्रेम 1 लास्ट हो गया, कोई बात नहीं, इसने नेक्स्ट फ्रेम 2 भेज दिया एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर। फ्रेम 2 चला गया, इसने एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर फ्रेम 3 भी भेज दिया। अब हम चलते हैं रिसीवर साइड पे। एक्नॉलेजमेंट रिसीवर 1 की भेज चुका था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 1 भेजा जाए। सेंटर ने 1 भेजा भी, लेकिन वो रास्ते में हो गया लास्ट। अभी सेंटर को इस बात का नहीं पता कि पैकेट लास्ट हो गया, तो उसने फ्रेम 2 भेज दिया। अब देखो जैसे ही फ्रेम 2 यहाँ पे पहुंचा इसके पास, ये इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। इसकी विंडो का साइज अब है 4, तो इसको 0 तो मिल चुका है, 1 ये एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो अभी इसको नहीं मिला, तो 2 मिल गया, तो ये 1 की जगह छोड़ के 2 को रिसीव कर लेगा। मैंने ड्रा भी कर दिया है, तो ये 2 वाला डिस्कार्ड नहीं करेगा, उसको सेव कर लेगा। लेकिन इसको पता चल गया कि इससे पहले 1 वाला आया था लेकिन किसी वजह से वो हो गया लास्ट, मेरे तक नहीं पहुंचा, तो अब ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 1 की। इसका मुराद ये है कि एक्नॉलेजमेंट 1 तो ये होता था ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे 1 भेजा जाए। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का ये मुराद है कि भाई इससे आगे वाला मैंने कर लिया है रिसीव, लेकिन ये जो स्पेसिफिक था ना ये मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो आप सारे ना भेजो, सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर 1 वाला दोबारा भेजो। तो इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 भेजी और 2 को कर लिया रिसीव। अच्छा, अभी उसको 1 नहीं मिला, उससे पहले फ्रेम 3 पहुंच गया जो सेंटर ने सेंड किया होता। देखो अभी इसके पास मजीद एक जगह खाली है विंडो में, तो ये यहाँ पे 3 को स्टोर करवा लेगा। हाँ, अब अगर उसके बाद अभी उसको 1 नहीं मिलता, नेक्स्ट कोई 4 या 5 मिल जाता है, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी विंडो का साइज अब फुल हो चुका होगा। लेकिन
उसने इससे पहले ही फ्रेम 1 सेंड कर दिया, तो जैसे ही फ्रेम 1 सेंड किया उसने यहाँ पे रिसीव करवा लिया उसको, तो इसकी विंडो भी पूरी हो गई। अब ये विंडो आगे मूव कर देगा और यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट इसने 4 कर दी कि मुझे नेक्स्ट अब 4 भेजा जाए। तो इस तरह से सिलेक्टिव रिपीट काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इसको स्लाइडिंग विंडो क्यों बोला जाता है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि स्लाइडिंग विंडो क्यों बोला जाता है। देखो इस तरह हमारे पास होती है 0 1, इसको 1 ही कंसीडर करो, अब 2 3 लेट्स से 4। लेट्स से मेरे पास है विंडो का साइज 2, 0 और 1 तक, मतलब मैं एक स्टोर करवा सकता हूँ। सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, से तो सेंटर ने 0 वाला भेजा तो इसको 1 कर लो, तो वो मुझे कहेगा कि 1 भेजो। तो जैसे ही उसको 0 वाली की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ना, तो वो अपनी विंडो 0 को छोड़ के 1 और 2 पे मूव कर देगा। करंटली जो है ना मेरे पास अब ये 2 अंडर प्रोसेस है, क्योंकि 0 की तो मुझे मिल चुकी है, तो नेक्स्ट वो भेज देगा 1। जैसे ही रिसीवर को 1 मिलेगा वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 2 की, तो अब ये जो है ना अपनी विंडो जो है 0 और 1 को छोड़ के 2 और 3 पे शिफ्ट कर लेगा कि अब मेरे पास जो है ना अंडर प्रोसेस 2 और 3 नंबर फ्रेम है। फिर वो 2 भेजेगा, वहां से 3 की आएगी, तो ये 2 को छोड़ के 3 और 4 पे शिफ्ट कर लेगा कि अभी मेरे पास अंडर प्रोसेस जो है वो 3 और 4 है, बाकी तो मैं सक्सेसफुली सेंड कर चुका। तो इस तरह ये स्लाइड करती है विंडो, एक एक फ्रेम ना बारी बारी। तो इसलिए इसका नाम जो है स्लाइडिंग विंडो रखा गया है कि विंडो है कुछ, और हर एक फ्रेम शिफ्ट करने के बाद वो विंडो जो है ना मूव कर जाती है नेक्स्ट फ्रेम पे, पूरी की पूरी विंडो, यानी कि 2 साइज है तो 2 दफा आगे फ्रेम मूव कर रही है। देखो 4 का साइज होगा तो 0 को छोड़ के अगले 4, फिर पहले 1 को छोड़ के अगले 4, इस तरह करके मूव करेगी। तो इसका नाम इस तरह यहाँ से स्लाइडिंग विंडो दिया गया। तो ये था फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हम देखते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल को 2 चीजें हम पढ़ेंगे कि एरर डिटेक्शन क्या है और एरर करेक्शन क्या है। तो पहले हम डिटेक्शन को देखते हैं और फिर जब करेक्शन होगी जब हम देखेंगे। तो पहले हम एरर्स की टाइप्स को देखते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं। देखो एरर क्या होता है, अब आपको पता है कि 0 और 1 की फॉर्म में आपका डाटा जा रहा होता है जब भी जाता है। तो लेट्स से कि ये 1 वाली बिट है ना, अब इसकी 2 ही पॉसिबल कह लो कि वो है स्टेटस है, या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है। तो अब 1 थी ये 0 हो गई, तो ये एरर आ गया। यानी कि बिट आप अगर अपनी वैल्यू चेंज कर ले, 0 से तो 1 हो जाए, अगर 1 थी तो 0 हो जाए, तो इसमें एरर आ गया। तो एरर की टाइप्स है। पहली टाइप है सिंगल बिट एरर, यानी कि अगर पूरे मैसेज में सिर्फ किसी एक जगह पे एक बिट में एरर आए तो वो है सिंगल बिट एरर। मल्टीपल बिट एरर क्या है कि पूरा मैसेज है आपका और उसमें काफी जगहों पे बिट चेंज हो गई है, 0 थी 1 होगी, 1 थी 0 होगी, लेकिन वो इकट्ठी नहीं है। यानी कि इस तरह नहीं है कि ये 0 वाली और 1 वाली ये दोनों इकट्ठी चेंज होके 1 और 0 हो गए, एक एक ही हुई है लेकिन काफी जगह पे हुई है। और ब्रस्ट एरर क्या है, ब्रस्ट एरर कहता है कि देखो 0 थी 1 1 और इस तरह 0 थी, कुछ इस तरह की वैल्यू थी। अब एक तो ये वैल्यू चेंज हो गई 1 वाली, और एक दो बिट छोड़ के दूसरी चेंज हो गई, ये भी 1 हो गई। तो इसके दरमियान वाली भी जो है ना ये भी एरर का पार्ट कंसीडर की जाएंगी। यानी कि हम कहेंगे कि 4 बिट जो है ना इसमें एरर आ गए। तो अगर बिट के चेंज होने का जो है ना ड्यूरेशन कम होता है, यानी कि 1 2 4 बिट तक होता है, तो फिर उसको ब्रस्ट एरर समझा जाता है। ये समझा जाता है कि पूरे के पूरे 6 7 बिट जो है ना वो आपस में चेंज हो गई हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो गई। तो मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर को फर्क समझना कि ब्रस्ट होती है कि लगातार काफी सारी बिट्स हम कहते हैं कि चेंज हो गई, और जो मल्टीपल बिट्स हैं वो काफी जगहों पे एक एक टाइप्स ऑफ एरर। अब हम इसको देखते हैं कि एरर डिटेक्शन कैसे की जाती है। तो सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास वो पैरिटी चेक है। पहले देखेंगे पैरिटी चेक क्या है, फिर हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक की तरफ जाएंगे। बताना ब्रस्ट एरर ये है कि आपकी इकट्ठी काफी सारी बिट्स जो है ना वो उनकी वैल्यू चेंज हो गई, ये आप इसको समझें। जैसे फायर निकलते हैं इकट्ठे। हाँ, जैसे इकट्ठे फायर निकलते हैं वैसे वो काफी सारी बिट्स एक ही सीक्वेंस में चेंज हो गई। अच्छा, आपकी फिर हम वॉइस में बहुत चेकसम को देख, डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, जब हम क्लास को फिर शॉर्ट कर लेते हैं, यही है 8 तक कर लेते हैं, एरर को हम देख लेते हैं, उसके बाद एंड कर देंगे। कल से इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। सर ब्रस्ट एरर का दोबारा बता दें क्योंकि मुसलसल डिस्टॉर्शन मैं आ ब्रस्ट रही एरर थी कह रहा वॉइस हूँ कि में। काफी सारी बिट्स जो हैं वो इकट्ठी चेंज हो जाती हैं, जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होती हैं, तो उसको बोला जाता है कि वो ब्रस्ट एरर ओके। जैसे मशीन गन चलती है लगातार। है। हाँ, तो देखो सिंगल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी, चेकसम और सीआरसी यानी कि साइक्लेट रिडंडेंसी चेक, ये है एरर डिटेक्शन की टेक्निक। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं ये है क्या। देखो सिंपल पैरिटी चेक क्या है। पैरिटी एक एक्स्ट्रा बिट को कहते हैं जो आप खुद से ऐड करते हो। अगर एक बिट ऐड कर रहे हो तो सिंगल पैरिटी है, 2 बिट ऐड कर रहे हो तो डबल पैरिटी है, इस तरह करके। पैरिटी यानी कि वो सिंगल बिट जिसको खुद आप ऐड करते हो।
अब इसमें क्या होता है, लेट्स से कि मैंने और सेंडर ने और रिसीवर ने ना दोनों ने आपस में कहा हुआ है कि यार जो भी आपके पास मैसेज आएगा ना उसमें नंबर ऑफ वंस जो है ना वो इवन होंगे या नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, कोई भी आप ले सकते हो, हम इवन को लेके चलते हैं। अब लेट्स से मेरा ओरिजिनल मैसेज था 101। अब ये तो देखो इवन, इसमें नंबर ऑफ वन तो इवन है, ठीक है, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट मैसेज था 101 और फिर 0 और 1। अब इसमें देखो नंबर ऑफ वन इवन नहीं है, 3 है, तो अब मैंने इनको इवन बनाना है तो मैं एक बिट अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, उसी को हम पैरिटी बोलते हैं। कैसे? 1 ऐड कर दूंगा। अब अगर मैं काउंट करूंगा ना तो नंबर ऑफ वंस जो है मेरे पास वो इवन आएंगे, यानी कि 4। तो बस यही पैरिटी चेक है। वो कहते हैं कि यार आप जो है ना नंबर ऑफ वंस को जो है ना आपने इवन करके या ऑड करके भेजना, हम इवन करके चल रहे हैं कि इवन पैरिटी चेक। तो अगर वो मैसेज बाय डिफॉल्ट उसमें नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो आप खुद से एक बिट ऐड कर दो और उसको 1 कर दो, और वो ऑलरेडी अगर नंबर ऑफ वंस आपके आ रहे हैं इवन तो आप बिट फिर भी ऐड करोगे लेकिन उसकी वैल्यू को 0 कर दो। तो ये हमारे पास तरीकाकार है। आप देखो कैसे, देखो सेंटर ने मैसेज ओरिजिनल मैसेज सेंड करना था ये 10011। अब इसमें मैंने नंबर ऑफ वंस को काउंट किया तो मेरे पास आए 3, तो ये इवन नहीं है तो मैंने इनको इवन बनाना है। तो मैं अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा बिट जिसको पैरिटी बोलते हैं ऐड करूंगा, तो ये मैंने ऐड कर दी। तो अब नंबर ऑफ वंस हो गए मेरे पास 4। अब इस मैसेज को जिसमें एक एक्स्ट्रा बिट मैंने ऐड किया इसको मैं सेंड करूंगा। अब ये पहुंचेगा रिसीवर के पास। लेट्स से कि ये बीच वाली जो 0 वाली बिट थी ना, ये किसी वजह से ये 1 हो गई, सिंगल बिट एरर था ट्रांसमिशन के दौरान। अब जब रिसीवर को पहुंची ना तो यहाँ पे भी 1 था। अब रिसीवर नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा तो उसको मिलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 5, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको एरर आ गया। अभी हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो कर देगा कि भी एरर है, तो वो दोबारा से सेंटर को कहेगा दोबारा से ये पैकेट दोबारा भेजो, इसमें एरर आ गया। तो ये थी सिंगल पैरिटी चेक। तो सिर्फ एक पैरिटी को ऐड करके आप अपना काम चला सकते हो। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि लेट्स से मेरे पास था मैसेज 1010 और 0 इस तरह करके कोई लगा लो 11। अब ये मैसेज था नंबर ऑफ वंस उसमें ऑलरेडी मेरे पास इवन थे तो मैंने 0 ऐड कर दिया और ये मैसेज मैंने भेज दिया सेंडर को। अब दौरान ट्रांसमिशन मेरे पास एक ये बिट और लेट्स से एक ये बिट, ये 2 बिट आपस में चेंज होगी, या लेट्स से कि ये वाली बिट भी चेंज होगी, कोई इस तरह के हम लगा लेते हैं। ओरिजिनल मैसेज मेरे पास बन गया 1 0 1 0 0 0 1 1, इस तरह करके 2 बिट मैंने चेक की। तो अगर आप वो काउंट करेगा ना पैरिटी, उसको अगेन इवन मिलेगी, तो वो कह देगा कि कोई मैसेज इसमें कोई एरर नहीं। हालांकि देखो 2 बिट चेंज हुई थी और एरर आ गया। तो यही वो इसमें सिंपल पैरिटी में मसला था कि कैन नॉट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ बिट एरर। हाँ ऑड है ना, बेशक वो 3 बिट चेंज हुई हैं, 5 हुई हैं, 7 हुई हैं, 9 हुई हैं, 1001 हुई है, उनको डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपकी नंबर ऑफ बिट जो चेंज हुई हैं जिनमें एरर आया है वो है इवन 2 4 6 8 10 इस तरह, फिर सिंपल पैरिटी चेक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 बिट चेंज हुई है तो दोनों की वैल्यू आगे पीछे होगी, तो अगेन नंबर ऑफ इवन वन जो है वो इवन ही रहेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल पैरिटी चेक का सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक एरर चेक करने की। इसी तरह 2 डायमेंशनल चेक है, उसमें क्या होता है कि आप जो है ना पैरिटी को मैसेज को इस तरह भी लिखते हो और कॉलम वाइज भी लिखते हो। ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि आप 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक को इंप्लीमेंट करोगे कि कैसे होता है, और दोनों तरह से फिर उसकी पैरिटी को काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चेकसम, क्योंकि इससे मिलती जुलती है तो इसलिए फिर मैंने इसको आप लोगों को असाइनमेंट में दे दिया। देखो चेकसम क्या है, ये भी एक एरर डिटेक्शन की टेक्निक है, एडिशन पे बेस करती है, ये बात आपने याद रखी। अगली हम पढ़ेंगे वो डिवीजन पे बेस करेगी, बाइनरी हो रही है डिवीजन। पास हो रही है, ये नहीं पता क्या हो गया? मेरे पास अभी भी जो है ना वो सिंपल पैरिटी चेक सम वाली है, चेक वाली आ रही है स्लाइड। अच्छा तो चलो फिर आज ऐसा करते हैं, आज एंड करते हैं, तो कल इंशाल्लाह फिर अगला स्टार्ट कर लेंगे, इस तरह कर लेते हैं। सर बाकियों से जी पूछिए सर, अगर उनके ठीक पास है। सही शो हो रहा है तो नेट स्लो होगा। जी सर, आज नेट इन इशू है। करके ज्वाइन करें, दोबारा स्लाइड शो हो जाएगी। मुझे ठीक नजर आ रहे सर। अच्छा इतना है। अच्छा चलो ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं। हसन थोड़ा सा करो, अगर मजीद परसिस्ट करता है ना ये स्लाइड हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंड कर देंगे अगर इस तरह रहता है तो। चलो ठीक है सर। अच्छा सेंटर साइड पे क्या करना है, आपके पास जो भी आपके पास मैसेज होगा ना उसको आप m नंबर ऑफ, बल्कि m को रहने तो हम कहते हैं k नंबर ऑफ टुकड़ों में तकसीम करोगे।
अब के 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जितने सेगमेंट आप बना रहे हो ना उसमें नंबर ऑफ बिट्स सेम होनी चाहिए। लेकिन लेट्स से इसमें 7 या 8 है तो इसमें भी 7 या 8 होंगी, 7 या 8 होंगी, सब में एक जितनी होंगी। तो के रिप्रेजेंट करता है जितने आप सेगमेंट बना रहे हो सेगमेंट्स को, और एम रिप्रेजेंट करेगा कि एक सेगमेंट में नंबर ऑफ बिट्स आपकी कितनी है। पहला काम हमने कर लिया ये। फिर जो सेगमेंट्स है ना बारी बारी उनको, लेट्स से कि मेरे पास 3 सेगमेंट बने हैं, तो पहले मैं पहले और दूसरे सेगमेंट को एडिशन करूंगा। कौन सी एडिशन? वंस कंप्लीमेंट को यूज करते हुए। इसका जो सम आएगा उसमें मैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि हमारी इसमें एग्जांपल में 3rd नंबर वाला सेगमेंट उसको ऐड करूंगा। फिर जो इनका सम आएगा तो नेक्स्ट अगर मेरे पास कोई सेगमेंट हुआ लेट्स से कि 4 वाला है उसको ऐड करूंगा एंड सो ऑन जब तक ये सारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो लेट्स से कि मेरे पास फाइनल सम आ गया। इस जो फाइनल सम आएगा ना इसका मैं लूंगा कंप्लीमेंट, यानी कि 0 होंगे तो उनको 1 कर दूंगा और 1 होंगे इनको 0 कर दूंगा। जो जवाब मेरे पास आएगा लेट्स से मैं उसको कह लेता हूं कि सी आया है, जो भी आया, इस सी को जो है ना मैं ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड करूंगा और फिर उस मैसेज को सेंड करूंगा, तो ये मैसेज चला जाएगा। अब रिसीवर साइड पे देखो क्या होता है। रिसीवर साइड पे बिल्कुल उसी तरह से हमारे मैसेज पहुंचेगा, उसको उसी तरह हम के सेगमेंट्स में और एम हर सेगमेंट में बिट्स होंगी डिवाइड करेंगे, उनको अगेन हम उसी तरह सम करेंगे जैसे हमने पहले किया होगा। फाइनल सम आएगा उसका लेंगे कंप्लीमेंट। अगर तो कंप्लीमेंट में सारे 0 आ जाते हैं मेरे पास तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, और अगर सारे 0 नहीं आते कंप्लीमेंट लेने के बाद कोई भी बिट 1 या मजीद बिट्स चेंज हुई तो उसका मतलब है कि एरर आ गई। ये इस तरह से सीआरसी हमारा काम करता है। अब इसकी हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन के एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो देखिए आपको स्लाइड से हो रही होगी, ये आपके पास ओरिजिनल मैसेज है। इसको ऑलरेडी मैंने जो है ना 4 लिए ही ऐसे है कि वो बराबर बराबर तकसीम हो रहा है। तो देखो टोटल 32 बिट्स थी मेरे पास। सर नहीं हो मैसेज रही में स्लाइड शो। हो रही है सर शो। सर मुझे नहीं हो रही, मैंने 3 बार लीव करके रिजाइन किया फिर भी स्लाइड शो नहीं हो रही मुझे। अच्छा उसमें सर ना हमें हो ग्रुप रही है, में मैंने मेरे स्लाइड को शेयर की इशू हुई है, होगा। ये मैंने ग्रुप में स्लाइड शेयर की हुई है, काइंडली वो ओपन करके ना इसका स्लाइड का नंबर है मैं आपको बता देता हूँ 29। आप वो काइंडली ओपन कर लें तो उसमें उम्मीद तो है आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो बस ये इसके बाद में एंड करते हैं फिर। अच्छा जी देखें 32 बिट टोटल थी, तो मैंने इसको जो है ना 4 सेगमेंट में डिवाइड किया और हर सेगमेंट नंबर ऑफ बिट मेरे पास 8 आ गई। तो मेरा ये पहली शर्त जो है ना पूरी हो गई सेंट्रल साइड पे। अब वो कहता था कि जितने भी सेगमेंट बने हैं ना उनको बारी बारी ऐड करो। तो ठीक है जी, पहले मैं फर्स्ट नंबर वाले सेगमेंट को और सेकंड नंबर वाले सेगमेंट को ऐड करता हूँ। ये दोनों मैंने यहाँ पे ले लिया, आपको नजर आ रहे होंगे, देखें इनको ऐड किया मैंने यहाँ पे। और ऐड करना है मैंने मुझे बाइनरी उसके हिसाब से वंस कंप्लीमेंट को यूज करते हुए 1 0 1 आ गया, 0 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, 0 1 1 आ गया, 0 1 अगेन 1 आ गया, और आखिर में है मेरे पास 1 और 1। तो ये मेरे पास आएगा 2 यानी कि 1 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी करेगा तो 1 को मुझे यहाँ पे अगेन प्लस करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं वंस के कंप्लीमेंट में। तो अगेन इसमें 1 जब हुआ तो 1 1 0 हो गया, ये 1 आगे कैरी हो गया, 1 1 अगेन 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 1 + 0 1 हो गया। तो उसके बाद ये सारे सेम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो है ना पहले 2 टुकड़ों का सम आ गया जिसको मैं सर्कल करने लगा। इसमें मुझे शामिल करना है तीसरा, ऐड करना है, तो तीसरा मेरे पास ये रहा, उसको मैं लेके आ गया यहाँ पे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले किया है, इनको मैं आपस में प्लस करने लगा हूँ। 0 0 0 0 0 0 1 1 2 बनता है तो 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 1 अगेन 2 बनता है, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 1 अगेन 2 बनता है, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 और 1 कैरी वाला 3, तो ये 1 1 बन गया, 1 आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 बन गया, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, और 1 का यहाँ पे आखिर में 1 आ गया। तो इसमें फिर मुझे अब ये सम आ गया, इसमें ऐड आखिरी सेगमेंट मुझे करना है 4, तो इसको मैं करूंगा जैसे अभी मैंने बताया, तो कर दिया, आखिर में 1 कैरी जाएगा उसको जमा करके। तो ये मेरे पास चारों टुकड़ों का सम आया। आप लोग कर लोगे, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। तो इसको मुझे अब करना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट से मुराद है कि जहां पे 1 है तो उसको 0 कर देना है, जहां पे 0 है उसको 1 कर देना है। तो लो जी नीचे जो है ना ये कंप्लीमेंट हुआ है, इसी को मैंने बोला था सी यानी कि चेकसम।
अब इसको मैं करूंगा ऐड इस ओरिजिनल मैसेज के साथ यहाँ पे आगे। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, अपेंड हो गया। अब ये मैसेज मैं भेजूंगा टोटल रिसीवर के पास। लेट्स से कि रिसीवर ने ये रिसीव कर लिया, जो भी किया हम बस ये कहते हैं रिसीव कर लिया। तो लेट्स से यही कर लिया, अगेन बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले वो 1 और 2 को प्लस करेगा, इसने कर लिया, जो भी आए ये इसका जवाब आ गया। उसमें से 3 को ऐड किया, उसके पास ये सम आ गया। उसके बाद 4 को ऐड किया तो उसके पास ये सम आ गया। अब देखो, जब उसके पास लास्ट सम आया ना, अब इसमें वो ऐड करेगा चेक सम को, जो हमने अटैच करके भेजा था, यानी कि ये वाला। शो हो गया मैंने जो एरो लगाया? जी सर। हाँ, अब इसको ऐड करेगा वो। तो देखो आप 101 011 101 0 और 11 01 अगेन 1 101 01 अगेन 1 और आखिर में 011। तो आप देख रहे हो कि सारे 11 आ गए। इसका अब मैंने मुझे लेना है कंप्लीमेंट। तो जहां पे 1 है उसको 0 कर दो, जहां पे 0 उसको 1 कर दो। ये चूंकि सारे ही 1 है तो सबको मैंने 0 कर दिया, तो ये 0 आ गया। तो यही मेरी शर्त थी कि जब आखिर में आप सम का कंप्लीमेंट लो, अगर तो वो सारा के सारा आ जाए 0, तो इसका मतलब है आपके कोई एरर नहीं आया। लेट्स से कोई भी बिट थी ना, लेट्स से ये बिट होगी, ये अगर 1 से 0 हो चुकी होगी, तो यह क्योंकि यहीं पे चेंज हो जाएगी, सारों में आती आती आखिर में भी ये अपना वैल्यू दिखाएगी, और ये आखिर में जो मेरे पास कंप्लीमेंट आएगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा अगर किसी भी बिट में चेंज होगा। आप करके भी देख लो। तो इस तरह से बाइनरी डिवीजन के थ्रू, सॉरी एडिशन के थ्रू हमारे पास चेकसम वर्क करता है। डिटेक्शन का तरीकाकार है, कैसे है वो मैंने बता दिया है। अच्छा, ये बात देखो ध्यान में बिठा लो, जो भी एरर को डिटेक्ट करने का तरीका है ना, आपको लाजमी कोई ना कोई बिट्स एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। जो भी आपने पैरिटी देखी उसमें भी हमने बिट्स ऐड की थी अपनी तरफ से। अब हम चेकसम देख रहे हैं, इसमें भी हमने पूरे का पूरा चेकसम कैलकुलेट करके साथ अटैच किया। आगे हम सीआरसी देखेंगे, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम अपने तरफ से एक चीज जो है ना कैलकुलेट सर करके एक उसके साथ अटैच क्वेश्चन है, करेंगे। सर एक जी क्वेश्चन है। सर अगर चैप्टर जी बिट चेंज हो जाए जब फिर? हमें जी जी सर अगर चेकसम की बिट ही चेंज हो जाए फिर क्या करेंगे? हाँ, तो एरर आएगा, एडिशन होना आखिर में एरर आएगा। सर अगर देखो डेटा हर सही जो भी पहुंचे लेकिन चेकसम चेंज हो जाए हाँ, तो फिर? वो इसको एरर कंसिडर किया जाएगा। देखो कोई भी जो भी है ना हमारे पास, उसके प्रोस और कॉन्स अपनी जगह पे हैं। अगर ये चेकसम में एरर आ जाता है, बिल्कुल उसमें पॉसिबल है क्योंकि उसी नेटवर्क के थ्रू आना है, तो ये बिल्कुल जहां पे भी चेकसम कैलकुलेट होगा वो उसको एरर सेंड करेगा कि इसमें एरर आ गया, बेशक आपके ओरिजिनल फाइल में ना आया, अगेन आपको डेटा सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सीआरसी, यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा, बल्कि मैं कहूँगा एरर डिटेक्शन के लिए ये चीज यूज होती है। बेस करता है बाइनरी डिवीजन पे। ये मैंने इसलिए अलग अलग लिखी हुई दोनों कि मिक्स ना करो, और ऊपर भी मैंने उसके भी मैंने शुरू में लिख दिया था ऊपर करके एडिशन पे, और ये है डिवीजन पे, यानी कि इसमें हम डिवीजन करेंगे। और कौन सी डिवीजन? बाइनरी डिवीजन, जो कि दूसरों से अलग अलग होती है। इसमें देखो सेंटर साइड पे हम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्री डिटर्मिन्ड बाइनरी नंबर लेंगे। प्री डिटर्मिनेंट से बढ़ाते सेंटर को ही पता होगा और रिसीवर को ही पता होगा उसका। a sequence of redundant bits, रिडंडेंट जो फालतू अपनी तरफ से आप ऐड करते हो। तो मैंने बताया कि जो भी डिटेक्शन की तरीकाकार है ना, उसमें अपनी तरफ से तो करोगे, उनको हम रिडंडेंट, पैरिटी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, चेकसम वगैरह। तो इसमें आपको वो कह रहा है कि आप सीक्वेंस ऐड करोगे रिडंडेंट बिट्स का, जिसको आप बोलोगे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट्स, सीआरसी बिट्स। अब ये कैलकुलेट करोगे पहले सीआरसी, फिर उसको अटैच करोगे ओरिजिनल मैसेज के साथ। आर अपेंड किया जाएगा इन बिट्स को, किसके साथ? टू द एंड ऑफ डाटा यूनिट, जो आपका ओरिजिनल डाटा है उसके साथ। रिजल्टिंग डाटा यूनिट, जो ओरिजिनल डाटा प्लस ये सीआरसी बिट्स, becomes exactly divisible by a second number, एक और नंबर होगा आपके पास, उसके साथ आप exactly उसको डिवाइड कर सकोगे। कैसे? अभी हमें समझ आ जाएगा। रिसीवर साइड पे क्या होगा देखो, रिसीवर साइड इनकमिंग डाटा यूनिट इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, जो हमने एक सेम नंबर लिया हुआ है उसी के साथ सेंटर भी डिवाइड करेगा, रिसीवर भी उसी के साथ करेगा। इफ एट दिस स्टेप देयर इज नो रिमाइंडर, अगर डिवीजन के दौरान रिसीवर एंड पे कोई रिमाइंडर नहीं आता, तब डाटा यूनिट इज अज्यूम टू बी करेक्ट, इसका मतलब है कोई एरर नहीं आया और इसलिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है इसको। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि कोई एरर आ गया है, डैमेज हो गया है, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये कैसा काम करता है हम देख लेते हैं। देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा सीआरसी का, इसमें ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है। इसमें जो है ना, जो प्री डिटरमिन नंबर की बात कर रहा था वो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल।
वो आपको एग्जैक्ट दिया भी अब क्योंकि ये तो आपके उसमें क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके भी एमफिल करने लगो या कोई सब्जेक्टिव टेस्ट हो उसमें क्वेश्चन आ जाए उसके हिसाब से मिलता है। बिल्कुल आता है, या तो वो नंबर आपको पॉलिनोमियल टाइप। या तो वो नंबर आपको दिया गया होगा जिसके साथ आपने इनको डिवाइड करना है, और अगर नहीं दिया गया तो फिर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा। लेट्स से क्या करें, मुझे देखिए दोनों तरीकों से मैंने बता दिया है कि ये नंबर दिया गया पॉलिनोमियल का, इससे मैंने अब जो है ना वो प्री डिटरमाइंड नंबर निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा। तो ये नंबर है मेरे पास x3 + 1, इसको मैंने जो है ना ओपन करके लिख लेना है कि वो जो क्या क्या कहते हैं उसके अद्वितीय सर और पता नहीं क्या क्या होते थे। इसका 1 होगा मेरे पास 1x3 प्लस बीच में मैं x2 लूंगा कि वो भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका जो है वो 0 हो गया इसलिए वो शो नहीं हुई, प्लस x भी लूंगा मैं बिल्कुल, लेकिन उसका भी 0 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो नहीं है, और प्लस आखिर में 1 तो है ही। बस आपने इनके जो पहले पहले नंबर है वो ले लेने। तो ये मेरे पास x3 का 1 है, 1 आ गया, x2 के साथ 0 है वो आ गया, x के साथ 0 है वो आ गया, और आखिर में 1 तो है ही, तो 1 है। तो मेरे पास 1 0 1 0 वो नंबर बना है जो मुझे इस जनरेटर से पॉलिनोमियल के थ्रू मिला है। या तो आपको जनरेटर दिया जाएगा या आपको नंबर एक्चुअल में दे दिया जाएगा 1 0 1 इस तरह करके जो भी नंबर होगा। तो हमें जो नंबर दिया जाता था वो खुद से दे दिया जाता था, हमें ये क्रिएट नहीं करना पड़ता था जब हम पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ जगह पे मैंने देखा था किस तरह भी है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल से कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, अब जो ये नंबर आपने जनरेट किया है इसमें नंबर ऑफ बिट देखो कितनी है। अब मेरे वाले में है 4, 4 तो 4 - 1 यानी कि n-1, ये आएगी 3 आपकी। तो 3 0 जो है ना अब अपने ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड कर दोगे। जैसे अगर ये मेरे पास डिवाइजर आया होता 7 का तो मैं 6 बिट को ऐड करता, क्योंकि अभी 4 था तो n-1 4 - 1 3, तो यहाँ पे आपको 3 रेड बिट्स नजर आ रही होंगी, ये मैंने रिडंडेंट बिट्स ऐड किए खुद अपनी तरफ से। अच्छा, अब मैंने करनी बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में देखो क्या होता है, एक्सक्लूसिव वैल्यू ली जाती है कि जो अगर सेम वैल्यूज है तो वहां पे आ जाता है 0, और जो डिफरेंट है तो वहां पे आ जाता है 1। तो लो जी, ये मेरे पास डिवाइजर आया है, इसको मैं डिवाइड करने लगा। इसमें 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ और हमने रिमाइंडर के साथ हमारा वास्ता है कि हमने रिमाइंडर लेना है, बाकी हमें साथ साथ यहाँ पे लिखने के कि कितनी दफा जा रहा है पहाड़ा वगैरह वो लिखने की। तो देखो जी, पहले मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया इसके नीचे। तो अब मैंने इसको करना है, तो जहाँ पे सेम वैल्यू है वहां पे आ जाएगा 0 वरना 1। तो 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 आ गया, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आ गया, 0 0 1 है तो सॉरी 0 और 0 सेम है तो 0 आ गया, और 1 और 1 सेम है तो 0 आ गया। तो अब ये दो शुरू वाले 0 के ये डिस्कार्ड हो गए, तो मेरे पास सिर्फ 1 और 1 बच गए। तो अब ऊपर से मैं देखूंगा क्या है, मेरे पास 0 है तो इसको मैं यहाँ पे उतार लूंगा, ये 0 है इसको यहाँ पे उतार लूंगा, जैसे हम बाकी डिवीजन में भी करते हैं। तो अब मैं अगेन डिवाइड करूंगा तो 1 0 0 1 आ गया, अगेन बिल्कुल उसी तरह जहां पे सेम वैल्यूज आएंगी वहां पे मैं लिखूंगा 0, और जहां पे डिफरेंट वैल्यू वहां पे 1। तो पहली वैल्यू डिफरेंट है तो 1 आ गया, दूसरी वैल्यू है 0 0 तो वहां पे 0 आ गया, तीसरी वैल्यू 1 और 0 है डिफरेंट है तो 1 आ गया, चौथी वैल्यू 1 और 1 है तो 0 आ गया। तो ये बच गया। अगेन उसी तरह मैं ऊपर से जो है ना वैल्यूज को और उतार लूंगा। अब अगेन मैं डिवाइड करूंगा तो अगेन उसी तरह ये 0 और 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 0 है ये भी 1 आ गया, बाकी दोनों 0 0 हो जाएगा सेम वैल्यू। अगेन मैं ऊपर से जो है ना दो आखिरी वैल्यूज को उतार लूंगा, और अब मैं डिवाइड करूंगा तो इस तरह मैंने आखिरी डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद अगेन मैंने डिवाइड किया इसी सेम वैल्यू से तो ये आ गया। तो आखिर में मेरे पास आप देखोगे इस तरह करते करते सिर्फ और सिर्फ 0 0 1 1 बचा है, इस तरह का। अब जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, हमने पढ़ा था कि आपने इसको ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड करना है, मतलब प्लस करना है बाइनरी के साथ। तो वो जैसे हम पहले करते हैं 0 और 1 1 0 और 1 1, बाकी सारा सेम। तो ये मेरे पास मॉडिफाइड मैसेज आ गया जिसको मुझे सेंड करना है। अब ये मैसेज मैंने सेंड किया रिसीवर साइड पे, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो अब रिसीवर ने चेक करना है कि इसमें एरर आया या नहीं, तो रिसीवर मैसेज को अगेन सेम जो डिवाइजर था उसके साथ डिवाइड करेगा और सेम तरीके से करेगा। देखो बिल्कुल उसी तरह उसने करना शुरू किया, करता रहा करता रहा करता रहा, आखिर में आप देखोगे कि 0 0 बच गया। अब करके देख लेना बेशक इसको। तो अगर तो आखिर में आपको बच जाता है 0 0 तो इसका मतलब है कि आपके मैसेज में कोई भी चेंज नहीं आया, और अगर कहीं पे भी चेंज आया होगा ना तो ये आखिर वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इस बिट की जगह जो है ना किसी वजह से 0 0 हो गया था, तो अब इसको नीचे उतार लो, आखिर में आके अब यहाँ पे ये बिट यहाँ पे उतरी है तो ये 0 रहेगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये एरर इसमें हमें पता चल जाएगा कि
तो आखिर में अगर 0 आ जाता है तो एरर नहीं है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि एरर आपका आया है और आपने डिटेक्ट कर लिया। चलो जी, हम यहीं तक करते हैं आज, क्योंकि एक तो नेट भी इशू है और दूसरा टॉपिक भी हमारा एरर वाला जो है ना यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल एक्सेस कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल लेयर है। इस लेयर का ये फायदा है कि अगर आपने ये लेयर कर ली ना अच्छे से, डेटा लिंक लेयर, तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना ऑटोमेटिक तैयार हो रही है आपकी। सेम चीज है ट्रांसपोर्ट में, सेम मेथड है एरर डिटेक्शन का, सेम मेथड है फ्लो कंट्रोल का, सारा कुछ यही है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हो ना तो आपकी समझ लो कि 2 लेयर्स ऑटोमेटिकली जो है ना प्रिपेयर हो रही। हाँ जी, आज के लेक्चर में कोई इशू? सर एक